देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में बस 3-4 बिंदु है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा इसमें, या तो आप इसको कह लो कि सर ये सबसे छोटी कोशिका कह लो, ठीक है, या तो इसी को हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जीव, क्योंकि ये जीव ही किससे बना हुआ है, केवल और केवल एक कोशिका से बना हुआ है। तो या तो जीव एकल कोशिका का हो सकता है या तो बहुकोशिका का, और ये है किसका, एक ही कोशिका का। और कोशिका क्या है, सबसे छोटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि सबसे छोटा जीव है, ठीक है, जिसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से, अरे वेट करो, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.15 माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक है। अब एवरेजली कहीं पर आपको 0.2 दिख रहा है, क्या बताया आपने, बताइए 0.2, हाँ तो मिल सकता है। मैंने क्या किया, ये एक एवरेज डेटा है, ठीक है। तो अब एवरेज डेटा में 0.1 से दिखा दो या 0.2 से दिखा दो। हमने तो और पहले कर दिया कि भाई लो 0.1 से है, ठीक है। तो 0.1 से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर तक होता है इसका आकार। तीसरा बिंदु, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हालांकि है ये किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक का लक्षण होता है क्या, कोशिका भित्ति का पाया जाना, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और चौथा बिंदु याद रखिएगा, इसकी वजह से संक्रमण फैलता है, यानी कि संक्रमण कहने का मतलब रोग फैलता है, ठीक है। अब ये रोग जंतु को भी प्रभावित करता है और पादप को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अब जंतु के बारे में तो कोई विशेष जानकारी है नहीं, लेकिन पादप में मुख्यतः ये 2 प्रकार के रोग लेकर के आता है। सबसे पहला इसको बोलते हैं विचेस ब्रूम, पहला रोग विचेस ब्रूम, और दूसरा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सही है जी, ब्रिंजल की जी होगा। ये 2 रोग मुख्यतः देखे जाते हैं किसमें, पादपों में। BRINJAL, ठीक है, तो लिखे थे तब सबसे पहले। देखिए अब ये 2 विचेस, मतलब विचेस समझते हो, विचेस WITCH WITCHES, विचेस। ब्रूम, ब्रूम माने झाड़ू, विचेस माने चुड़ैल, ठीक है। तो ये जब पेड़ पौधे पर इसका रोग लग जाता है ना, तो पेड़ पौधे की जो ऊपर की टहनियां होंगी ना, आपने कितने लोगों ने ये देखा मूवी हैरी पॉटर, ठीक है। अब हैरी पॉटर में ना एक सीन दिखाया गया जिसमें पेड़ जो घूमता रहता है, तो उस पेड़ की टहनियां देखना लगता है ना कि जैसे अलग सा ही सीन रहता है उसका। वैसे ही पौधे हो जाएंगे कि जब ये माइकोप्लाज्मा किसी पौधे को संक्रमित करेगा ना, तो नॉर्मली क्या दिखाई देगा कि ऊपर लगेगा कि ऐसा चुड़ैल सी संरचना बन गई है पूरे पेड़ की, और वो झाड़ू झाड़ू सा क्या हो जाएगा, उसकी टहनियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। दूसरा क्या है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल माने बैगन। तो ये बैगन के पौधे को क्या करता है कि उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी। अगर उसको माइकोप्लाज्मा ने संक्रमित किया है तो उस बैगन के पौधे की पत्तियां सिकुड़ करके छोटी हो जाएंगी, इसीलिए इस रोग का नाम है क्या, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। डन, खत्म करिए, माइकोप्लाज्मा खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो नहीं, देखो एक चीज तो और भूल गया, आकार से याद आया मुझे, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। कितने पॉइंट हो गए, 4 ना, 5वां याद रख लीजिएगा। इसका आकार जो होता है, ये आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब आकार फिक्स नहीं, रुक जाओ, आकार फिक्स नहीं होने के पीछे का कारण है सर, इसकी ऐसे कोशिका झिल्ली तो है, और अगर इसकी कोशिका भित्ति होती, सेल वॉल होती ना, तब तो इसका आकार फिक्स बना रहता है ऐसा ही, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इसका आकार बदलता रहता है। इसलिए साफ साफ लिखा कि इसका आकार फिक्स नहीं है, इसका आकार हमेशा बदलता रहेगा। इसीलिए इसको प्लियोमॉर्फिक बोला जाता है, प्लियोमॉर्फिक।
प्लियोमॉर्फिक आप किसी को कह सकते हो, पता है किसको कह सकते हैं हम लोग, कि जिसका आकार हमेशा बदलता रहेगा ना, ऐसे जीव को क्या कहेंगे हम, प्लियोमॉर्फिक बोलेंगे। तो ये एक प्रकार का प्लियोमॉर्फिक जीव है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, और आकार इसका बदलने का कहां पर ये मिलेंगे, कहां पर, अवायवीय परिस्थिति में मिले। हाँ बिल्कुल, नहीं ये परजीवी में नहीं लिखना है इसको, परजीवी नहीं होंगे ये अवायवीय। हाँ अगर किसी जीव के अंदर चले गए तो क्या हो जाएंगे, परजीवी की भांति रहने लगेंगे, लेकिन ये मिलते कहाँ है, अवायवीय परिस्थिति में, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की थोड़ी भी उपस्थिति नहीं है वहां पर ये पाए जाते हैं। खत्म, अब इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है इसमें। प्रोटिस्टा, ठीक है, कुछ बिंदु तो आपको पहले से पता है कि सर इस प्रोटिस्टा जगत को बनाने वाले कौन थे, हैकल, तो प्रोटिस्टा जगत को दे दिया हैकल ने। दूसरा पॉइंट कि सर इसमें रखा किसको है हमने, तो एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा हुआ है, या एक और नाम देते हैं इसको सुकेंद्रकीय। सुकेंद्रकीय कहने का मतलब क्या होता है कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक दिखाई दे रहा हो ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, सुकेंद्रकीय कहते हैं। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि यूकैरियोटिक का हिंदी नाम है क्या, सुकेंद्रकीय। ठीक है, चलो तीसरे नंबर पे, सर ये पाए कहां पे जाते हैं या रहते कहां पर हैं, इनका आवास कहां है, याद रखिएगा ये मुख्यतः पाए जाते हैं कहां पर, जल में। ठीक है, जल भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लवणीय जल। अब लवणीय जल कहने का मतलब समुद्री जल, बिल्कुल जहां पे नमक की मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा हो। एक दूसरा को कहते हैं स्वच्छ जल। स्वच्छ जल मतलब जैसे पानी का, ये नदी का पानी, स्वच्छ माने नदी, तालाब, ये सब। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं। कहां पर सर, लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, और स्वच्छ या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं अलवणीय जल। तो ये दोनों जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर मिलते हैं, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। मुख्यतः कहां पर पाए जाएंगे, लवणीय जल में पाए जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई, क्या क्या बोला सर, सीधा सीधा हैकल ने इसको दे रखा है, इस जगत को बनाने वाले कौन थे, हैकल साहब थे। दूसरा इसमें रखा किसको गया, एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया। तीसरा हमने कहा कि इनका हैबिटेट क्या है, इनका रहन सहन क्या है, कहां पर मिलेंगे ये, तो जल में मिलेंगे, समुद्र के जल में भी मिल सकते हैं और हमारे नदी तालाब के जल में भी मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण है, मिटा दे क्या इसको, इनका वर्गीकरण करना है, अभी मिटाएं। ये पोषणता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। देखो पोषणता के आधार पे बात करें तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को कह सकते हैं हम स्वपोषी, और दूसरे को क्या कहते हैं, परपोषी। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब जो स्वपोषी होंगे वो तो चलो स्वपोषी है सर, अपना क्या करेंगे, भोजन स्वयं बना लेंगे, प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, जो परपोषी होते हैं, ये परपोषी बच्चा दो प्रकार के होते हैं। क्या हो गया, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल, तो जो परपोषी हैं ये परपोषी दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं मृतोपजीवी और एक है परजीवी। ये बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, मृतोपजीवी को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, और जो परजीवी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अब ये मृतोपजीवी और परजीवी और ये स्वपोषी,
इन तीनों में अंतर की अगर बात करें सीधा सा, सर ये स्वपोषी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बना लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया सर, ये स्वपोषी है। कुछ जो होंगे क्या होंगे, परपोषी होंगे। परपोषी में जो होंगे क्या होंगे सर, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और निर्भरता दो तरह से होती है, एक जो क्या होंगे सर, मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, इनको कहेंगे क्या, मृतोपजीवी। एक परजीवी होते हैं, और ये परजीवी जो होंगे ये किसी दूसरे जीव के ऊपर या तो उसके अंदर रह करके पोषण को प्राप्त करेंगे, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं हम लोग, परजीवी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब एक एक देखते हैं हमको पढ़ना किसको किसको है। तो स्वपोषी में पढ़ेंगे हम लोग दो लोगों को, ये तो हमने एक तरह का वर्गीकरण किया। अब स्वपोषी में किसको किसको पढ़ने वाले वो देखिए। स्वपोषी में सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट। दूसरा पढ़ेंगे डाइनो फ्लैजिलेट, और तीसरे को पढ़ना है यूग्लिनोइड। देखो ये तीन एग्जाम्पल हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, तीनों को पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड, इन तीन लोग को पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत, ठीक है। जो मृतोपजीवी होंगे, जो सड़े गले पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करेंगे, वो कौन है, अवपंक कवक, इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। ये वर्ड पहले लिख चुके हैं, याद होगा तो याद होगा ही आप लोग को, ठीक है। अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड। और पैरासाइट में, परजीवी में पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ। ये है वर्गीकरण पूरे के पूरे प्रोटिस्टा जगत का। क्या क्या चीज देखा आपने, तो स्वपोषी के अंतर्गत तीन लोगों को, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड। मृतोपजीवी, उसके बाद क्या, फिर परपोषी जो अपना भोजन नहीं बनाते, ये दो प्रकार के, मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी में पढ़ेंगे अवपंक कवक को, और आपके परजीवी में पढ़ेंगे किसको, प्रोटोजोआ को, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ एक, जैसे आपको याद है मलेरिया, ठीक है, तो मलेरिया जो होता है हमको रोग ना, वो मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ से होता है, बात समझे। और प्रोटोजोआ क्या, एक प्रकार का परजीवी है। तो परजीवी जैसा हमारे अंदर भी रहता है, और एक्चुअली में देखोगे तो आपको मलेरिया किस वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से। अब ये जो प्रोटोजोआ है वो किसके मुंह में रहता है, तो उसी मच्छर के मुख में रहता है, और जो वो मच्छर काटता है आपको वो लार। और वो प्रोटोजोआ कौन सा होता है मलेरिया के केस में, तो याद रखिएगा उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। ये प्लाज्मोडियम मिलता है मादा एनाफ्लिस के मुंह में, उसके लार में। जिस दिन वो आपको काटेगा, काटने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मोडियम आपके अंदर चला जाएगा। और ये प्लाज्मोडियम क्या, एक प्रकार का परजीवी है। परजीवी का लक्षण ही होता है या तो वो आपके ऊपर रहेगा या तो आपके अंदर। तो हमारे अंदर ये प्लाज्मोडियम घूमता रहता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। जिस दिन मलेरिया पढ़ोगे उस दिन बड़ा हंसी आता है। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं स्वपोषी को, बाद में ये सब आएगा पढ़ने के लिए। और स्वपोषी में भी किसको, क्राइसोफाइट को। वर्गीकरण पे ध्यान रहेगा तो कहीं भूलेंगे नहीं आप लोग। देखिए पहले जरा दो शब्द को खत्म करते हैं हम लोग। जैसे ये सर समुद्र हो गया या तालाब, जो आप समझ लें, ठीक है। और यहां पर कुछ जीव पानी पर तैर रहे हैं, सुनो ध्यान से, इधर इधर कुछ जीव हैं जो पानी पर तैर रहे हैं। अब ये जीव कुछ भी हो सकता है, अगर ये पादप हुआ या फिर ये जंतु, तो दोनों के केस में अलग अलग नाम होगा। यदि वो पादप होगा तो क्या बोलेंगे उसको, पादप प्लावक। और यदि जंतु हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, जंतु प्लावक।
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फाइटोप्लैंक्टन, और इसको बोलेंगे क्या? जूप्लैंक्टन। बोलो दोनों शब्द क्लियर? ठीक है, एक ऐसा पादप जो पानी की सतह पे तैर रहा हो, अपना जीवन बिता रहा हो, ऐसे पादप को क्या बोलेंगे? पादप प्लावक। ठीक है, और यदि कोई जंतु अगर ऐसा जीवन बिता रहा है जो पानी के ऊपर तैर करके बीत रहा हो इसका जीवन, ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग? जंतु प्लावक। डन। अब बात आता है कि सर ये तो ऊपर की बात हो गई, यदि नीचे पानी में तैर रहे हो तब इनको क्या बोलेंगे? सर ये भी दो हो सकते हैं ना, एक हो सकता है कौन? आपका पादप, और दूसरे क्या हो सकते हैं? जंतु हो सकते हैं। इसका हिंदी नाम प्लावक, हिंदी नाम अभी याद नहीं आ रहा, इसका इंग्लिश नाम लिखते हैं हम ना। फाइटोनेक्टॉन और जूनेक्टॉन, याद रखिएगा। ये चारों के चारों शब्द, इसका हिंदी नाम आपको बता देंगे, सीलन होता है शायद कुछ करके, तो पादप सीलन हो जाएगा, नहीं सीलन नहीं, जो भी होगा देख के बता देंगे आपको बाद में। फिलहाल के लिए ये चार शब्द क्लियर? ठीक है, मिटाएंगे इसको हम, मिटा देना। अच्छा जाकर के तो लोग लिख लेते हो ना, आज जो भी है जैसे भी। अच्छा ये एक और शिकायत कल मिला था भाई कि सर लिखवाते नहीं है आप, लिखवाना शुरू करें। तो अगर किसी को समस्या है लैंग्वेज से संबंधित, बच्चा लैंग्वेज बनाइए, ठीक है, कोशिश करिए लैंग्वेज बनाने का। करना ही क्या है आपको? अगर हमने चार शब्द समझा दिए तो क्या चार लाइन खुद से नहीं लिख पाएंगे? पादप प्लावक, एक ऐसा पादप जो जल के सतह पर पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पादप प्लावक। अब एक लाइन तो बनाना है आपको खुद से, ठीक है। और अगर बच्चा मैंने लिखवाना शुरू कर दिया ना, तो कई बार बताया ना कि मेरा लिखवाया या किसी टीचर का लिखवाया वो आप याद करने लगोगे, और याद करने लगोगे 2-4 दिन में फिर भूल भी जाओगे। कितना याद करोगे? जितना समझाते हैं अगर उतना डेली लिखवाएं तो कम से कम 1 पन्ना तो लिखेंगे ना बायोलॉजी में। 4 सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो, 4 पन्ना लिखोगे, एक दिन में 4 पन्ना, सोचो कितना पढ़ोगे, कितना लिखोगे, कितना याद करोगे। इसलिए लैंग्वेज खुद से बनाने की कोशिश करिए ना। चलिए अब प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। सर प्रतिष्ठा में किसकी बात कर रहे हैं? स्वपोषी की। जो स्वपोषी है हम उनकी बात कर रहे हैं। स्वपोषी में भी सबसे पहला हमने देखा था क्या? क्राइसोफाइट। चलिए क्राइसोफाइट की बात करते हैं, फटाफट आराम से सुनिएगा कि ये जो क्राइसोफाइट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है क्या कि सर ये होते हैं पादप प्लावक। एक बार में ट्रिगर हो गया क्या दिमाग में? तो पादप प्लावक है, इसका मतलब ये कहां मिल रहे होंगे? पानी की सतह पर मिल रहे होंगे। डन। चल अब ये जो क्राइसोफाइट होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं हम लोग डाइएटम, और दूसरे को कहते हैं डेस्मिड। ठीक है, जिसमें से हम पढ़ेंगे केवल डाइएटम को। रीजन क्या है कि इनको कहा जाता है मुख्य क्राइसोफाइट। ठीक है, क्या बोला कि जो क्राइसोफाइट है ये 2 प्रकार के, कौन कौन से? डाइएटम, दूसरे डेस्मिड। अब डाइएटम को हम पढ़ते इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा कौन मिलता है? डाइएटम ही मिलता है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? मुख्य क्राइसोफाइट। डेस्मिड के बारे में एक चीज केवल याद रखिएगा कि डेस्मिड को हम किस नाम से जानते हैं? सुनहरे शैवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है इनको, सुनहरे शैवाल के नाम से जानते हैं। बस इसके बारे में यहीं पर एक पॉइंट खत्म। पढ़ने किसको जा रहे हैं हम लोग? डाइएटम को। डाइएटम के बारे में सर पहला बिंदु क्या कि ये पादप प्लावक होते हैं। दूसरा ये रहेंगे कहां पर? तो सीधा सीधा लवणीय और अलवणीय दोनों जगह पर पाए जाएंगे, यानी कि ये समुद्री पानी में भी मिल सकते हैं और समुद्र के अलावा नदी तालाब के पानी में भी पाए जा सकते हैं, मिलते हैं वहां पर। तीसरा बिंदु, जलमंडल कितने लोग समझते हैं? जैसे हमारा वायुमंडल है
ठीक है, वैसे ही क्या है हमारा जलमंडल, ठीक है। जैसे उसको हम बोल सकते हो हाइड्रोस्फीयर, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स पानी, फेयर मीन्स मंडल, यानी कि जैसे वायुमंडल, हमारे वायु में मिलने वाला एक एक घटक मिलाकर के क्या बोलते हैं, वायु मंडल। वैसे जल में मिलने वाले एक एक जीव, एक एक घटक को मिला के क्या बोलेंगे, जल मंडल, ठीक है। तो साफ साफ लिखा जलमंडल हाइड्रोस्फीयर के मुख्य उत्पादक हैं। उत्पादक समझते हो, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, मतलब जो उत्पादन करता है, जो किसी चीज का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और जैसे यहां स्थल पे बात कर ले, देखो स्थल यानी कि जमीन पर, जल यानी कि जल में, ठीक है। क्या स्थल पर अगर मैं कहूं कि सर उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे, ठीक है। यहीं पर ये पेड़ पौधे क्या करते हैं सर, स्थल पे उत्पाद बनाने का काम करते हैं। उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे से हमें लकड़ी मिलती है क्या, गोंद मिलते हैं क्या, रेसिन मिलते हैं, गंधक मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, लकड़ियां मिलती हैं, फल फूल इत्यादि बहुत सी चीजें मिलती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पेड़ पौधे क्या हैं, उत्पादक हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ के उत्पादक हैं, स्थल के उत्पादक हैं। जल में भी उत्पादक होंगे, बच्चा याद रखना कि जल का उत्पादक कौन है, आपका डाई एटम, ठीक है। तो जल में जो उत्पादक मिल रहा है वो कौन है, हमारे लिए डाई एटम है। और जानकर हैरान हो जाओगे कि जो आपके पेड़ पौधे स्थल पर मिल रहे हैं, ये मात्र 28% ही उत्पादकता दे पाते हैं। कोई भी चीज क्या होती है 100%, ठीक है। और हमारे पृथ्वी पर जो भी उत्पादक पाए जा रहे हैं, उत्पादक मतलब जो सर उत्पाद बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाता है। हाँ, अरे तो ठहर जा भाई, काय परेशान हो जाता है। कहते हैं ना कि सवाल को लिख के रखो दिमाग में एकदम, और टॉपिक खत्म होने के बाद भी अगर आपके सवाल का जवाब ना मिले तब पूछ लिया करो, है ना। चल, क्या बोला कि सर कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है। तो पूरे हम अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पर से जितना भी उत्पाद बन रहा है ना, उत्पाद बनाएगा कौन, जो उत्पादक होगा वही क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो हमारे पृथ्वी पर टोटल 100% जो उत्पाद बन रहा है, उसमें से 28% ही उत्पाद कहां पर बनता है, स्थल पर। बाकी 72% उत्पाद कहां पर बनता है, जल में। मिला जवाब, तो वही ना जा रहे थे हम, तो बीच में रोक के 1 मिनट ले लिया ना। अगली बार ऐसा काम मत करना, ठीक है। बात समझ में आया? तो सोचो कि सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां पर देखने को मिल रही है, जल में देखने को मिल रही है। डन, खत्म करना है तो खत्म करिए इसको। अच्छा रुको, 1-2 जगह है, इसको मिटा के और 1-2 बिंदु यहीं पे खत्म कर देते हैं, उसके बाद आराम से खत्म करना। जल में याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं, मुख्य, चलो लिख तो दिया, जल के लिए ये मुख्य उत्पादकता के काम करते हैं, उत्पादक है। चौथा ध्यान दो, इनकी कोशिका भित्ति, किसकी, डाई एटम की कोशिका भित्ति काफी ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा कठोर, ठीक है। रीजन क्या होता है कि इसकी कोशिका भित्ति में एक चीज पाया जाता है जो इसको हार्ड बना देता है, उसका नाम है सिलिका। सिलिका, सिलिका शब्द आपने सुना होगा, SiO2, ये सिलिका ऑक्साइड है, ठीक है। और यही सिलिका पाया जाता है इस डाई एटम की कोशिका भित्ति में। और सिलिका पता है किसका घटक है, बालू का घटक है। यानी कि सिलिका की मात्रा कहां पर पाई जाती है, बालू में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे सुनना कि सर अब जब इसके कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जा रहा है, चाहे दिखता कैसा है डाई एटम, भाई यहां पे बना देते हैं, कहां पे जगह 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 जगह, चलो यहां पे जगह मिल गया, हमें बना लेते हैं।
ये आपका डाइएटम। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि साबुदानी की तरह दिख रहा है ना? ऊपर का ढक्कन है, नीचे का ढक्कन है, बीच में साबुन रखा हुआ है, ठीक है। तो डाइएटम को यह भी कहा जाता है कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी साबुनदानी के जैसी। साबुनदानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोप बॉक्स, ठीक है। ये साबुनदानी की तरह दिखाई देता है। और ये ऊपर से हरा वाला और ये ब्लू वाला क्या है? इसकी कोशिका भित्ति है, जिसमें क्या मिल रहा है? सिलिका, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा क्या है? कठोर है, ठीक है। और इसका नाम याद रख लेना, देखो इस ऊपर वाले कोशिका भित्ति का नाम है एपिथिका, और इस नीचे वाले का नाम है हाइपोथिका, ठीक है। एपिथिका, हाइपोथिका, ऊपर वाला एपिथिका, नीचे वाला हाइपोथिका। ये एपिथिका और हाइपोथिका दोनों मिलकर के क्या बनाती है? इसकी कोशिका भित्ति। इसकी कोशिका भित्ति क्या है? कठोर है। कठोर होने के पीछे कारण क्या है? इसमें क्या मिल रहा है? सिलिका। अब इतनी कठोर है कि इस पर आग का, उच्च तापमान का, लवण का, अम्ल का, क्षार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसमें? इसलिए तो पहले ही मैंने अब हिंट कर दिया था आपको। बात समझ में आ गया यहां तक की बात? क्या क्या हुआ ध्यान में रखिए फटाफट। क्या कि सर क्राइसोफाइट पढ़ रहे थे। क्राइसोफाइट कौन है? एक प्रकार के स्वपोषी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, डाइएटम, डेसिमिड, जिसमें से डाइएटम को कहते हैं हम लोग मुख्य क्राइसोफाइट, डेसिमिड को कहते हैं सुनहरे सवाल। इनकी मात्रा कम है, इनके बारे में पढ़ना भी नहीं है हमें विशेष। किसको पढ़ेंगे? डाइएटम। डाइएटम कौन होते हैं सर? ये एक प्रकार के पादप प्लावक हैं, यानी कि है तो एक प्रकार के ये पादप के जैसे, मतलब क्या करेंगे? उत्पादकता दिखाएंगे, लेकिन प्लावक है सर, पानी के ऊपर तैर रहे होंगे। डन। फिर बोला कि ये मिलते कहां हैं? तो ये अलवणीय और लवणीय दोनों जगह के जल में पाए जाएंगे। मुख्यतः ये जल में ही मिलते हैं, जल के अलावा जमीन पर नहीं मिलेंगे। फिर ये जिस जल मंडल में रहते हैं वहां के लिए सर ये मुख्य उत्पादक हैं, क्योंकि पूरे हमारे पृथ्वी का जितना भी उत्पाद है उसका लगभग 72% अकेले यही बनाते हैं। कहां पर? जल में बनाते हैं। उसके बाद इनकी कोशिका भित्ति कठोर है। कारण क्या है कि इसमें मिल रहा है सिलिका, जिस वजह से इस पर आग का, उच्च तापमान का, क्षार का, लवण का, अम्ल का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको अगर हम दे दें डाइएटम, ना बोलेंगे इसको मार दीजिए, नहीं मार पाइएगा आप उसको। हालांकि डाइएटम आपको दिखेगा नहीं, बहुत सारा डाइएटम आपको अगर हम दे दें और कह दें कि आपको इसको मार देना है, चाहे जला के जैसे भी, नहीं मार पाइएगा आप उसको। बात समझे? रीजन कि सर इसकी कोशिका भित्ति क्या है? बहुत ज्यादा कठोर है। कितना भी कोशिश कर लोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है? साबुदानी के जैसी, जिसमें ऊपर वाली संरचना को, ढक्कन को क्या बोलते हैं? एपिथिका, नीचे वाले को हाइपोथिका। डन। खत्म करिए। और एक आध दो बिंदु रह गया, उसको भी खत्म कर देंगे। चलिए आगे कुछ इसके पॉइंट रह गए, वो भी खत्म करते हैं हम लोग। चलो ये पादप प्लावक है तो कहां पर मिलेंगे बच्चा? ये जल की सतह पर पाए जाएंगे। चलो ये लो, जल की सतह पर पाए जा रहे हैं। कौन बतिया रहा है जी? तरुणशील, ठीक है। ये हो गए पादप प्लावक। कौन हमारे? ये डाइएटम है। ये पानी की सतह पर तैर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं सर? ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उत्पादकता दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो वो सब कुछ ठीक है। अब क्या होगा कि हम तो इसको मार नहीं सकते और ना ही ये विषम परिस्थिति में मर सकते। ये भी बात पता है। रीजन क्या है कि इनकी कोशिका जो भित्ति है वो काफी ज्यादा क्या है? कठोर है। इस वजह से ये विषम परिस्थिति में तो नहीं मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा। नहीं मरेगा अपनी उम्र खत्म होने के बाद। हर चीज की क्या होती है? एक अपनी उम्र होती है, उस उम्र के बाद मरेगा, या मे बी किसी परिस्थिति की वजह से, लेकिन विषम परिस्थिति की वजह से तो ये नहीं मरेगा।
ठीक है। अब मान लो खाना पीना ही ना मिले, कुछ खाने को ना मिले, ऐसी स्थिति में मर जाएगा, वो एक अलग की बात है। लेकिन अब इसके ऊपर किसी बाहर से वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेंगे इसके ऊपर। रीजन कि सर इसकी कोशिका भित्ति कठोर है, ठीक है। अब उम्र खत्म होने के बाद या किसी परिस्थिति में आने के बाद जब ये मर जाएंगे ना, तो ये मर जाएंगे तो वहीं पर जहां पर ये मिल रहे हैं वहां नीचे चले जाएंगे गहराई में, ठीक है। उस समय ये क्या हो जाएंगे, तरुणशील हो जाएंगे। तो इनको हम नाम क्या देंगे, मृत डाइएटम। कोई विशेष नाम नहीं है सर, मर गए तो क्या बोला इसको, मृत डाइएटम। और इसका एक नाम है डाइएटमी मृदा, एक और नाम है डाइएटोमाइट, ठीक है। तीन तीन नाम है, बस याद रख लीजिएगा इसको। या तो डाइएटमी मृदा कह दो, या तो डाइएटोमाइट कह दो, या तो मृत डाइएटम कह दो। सीधा सीधा कि सर जब डाइएटम मर जाएंगे तो वो जल की सतह पे रहते जरूर है, लेकिन मरने के बाद जल की गहराई में चले जाएंगे, है ना। वहां पे जहां पे होंगे वहां पर ये पेनी में चले जाएंगे और जाकर के एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद इनको नाम देते हैं मृत डाइएटम, डाइएटमी मृदा, या तो डाइएटोमाइट। अब क्या सर, अब इस मिट्टी को निकाला जाएगा वहां से, और निकालने के बाद इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल में लिया जाएगा इस मिट्टी को। अब सोचो कहां कहां इस्तेमाल में ले सकते हैं। हाँ, चिमनी का जो मिट्टी था ना, उस चिमनी के मिट्टी के रूप में इसी डाइएटमी मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कह सकते हो उसके लिए क्या, सीधा सीधा अग्नि, ऐसे ही लिखो ना, अग्निरोधी कक्ष बनाने में, यानी कि एक ऐसा रूम जो अग्निरोधी हो, जो आग को रोके। जैसे वो आपका चिमनी, कि सर इसके अंदर आग जल रहा है लेकिन उस आग का प्रभाव बाहर नहीं आएगा। हीट होगा, ऐसा नहीं है, छुओगे तो हीट तो लगेगा, लेकिन अंदर इतना ज्यादा तापमान है वो बाहर उतना ज्यादा तापमान नहीं आएगा। यानी कि ये अग्नि को सर रोकने का काम करता है। इसको हम कहते हैं अग्निरोधी कक्ष बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसका और काम होता है सर, पॉलिश बनाने के काम में लिया जाता है। पॉलिश, शू पॉलिश होता है ना, वो पॉलिश। उसके अलावा आपके बर्तन वगैरह पे भी पॉलिश किया जाता है, मिट्टी में भी पॉलिश किया जाता है, लकड़ियों पर भी पॉलिश किया जाता है। आपके घर पे सोफा पलंग है, वो चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, क्योंकि उस पर पॉलिश किया गया है। वो सब कुछ पॉलिश बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी मृत डाइएटम का, ठीक है। अब देखिए वो ना, कभी सोफा पलंग आपका घर पे अगर बन रहा है तो उसमें एक नाम देते हैं क्या, बार्निश, उसका नाम है बार्निश, ठीक है। तो बार्निश का इस्तेमाल करते हैं, बार्निश को फुला के रख दिया जाता है, फिर बार्निश को बाद में मारा जाता है, तो मारने के बाद शाइनिंग आ जाता है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हल्का ब्राउन टाइप का रहता है, उसको बार्निश ही बोलते हैं। तो वो सब कुछ क्या, एक तरह का पॉलिश है, वो पॉलिश तैयार किया जाता है इसी डाइएटमी मृदा से। पेस्ट, बहुत सारे अभी टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहे, टूथपेस्ट भी होगा इसमें। टूथपेस्ट भी बनाते हैं इससे, और कुछ अलग अलग किस्म के पेस्ट बनाए जाते हैं, वो पेस्ट भी इन्हीं से तैयार किया जाता है। खत्म हो गया आपका डाइएटम, पेस्ट हो गया। पेस्ट में बहुत सारे किस्म के पेस्ट बनते हैं, उसमें से हाँ कॉलगेट है भाई, ये टूथपेस्ट है, कॉलगेट एक नाम है, ठीक है। कॉलगेट कोई पेस्ट नहीं है, कॉलगेट एक नाम है जिसको, हाँ टूथपेस्ट एक समूह है, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। कॉलगेट क्या हो गया, एक ब्रांड हो गया वो तो, ठीक है। ये था आपका डाइएटम। अभी इसका एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल भी लिख के खत्म कर लेंगे। एक मिनट, और सिम्बेला, चलिए इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। डाइएटम का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ट्राइसीरेटम, नेविक्यूला, एग्जाम्पल है इसके, और सिम्बेला, हाँ जी, ये एग्जाम्पल है किसके, डाइएटम के, ट्राइसीरेटम, नेविक्यूला और सिम्बेला।
खत्म हो गया डाइएटम।